हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित कुमार सिन्हा। मैं आज के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 डिस्कस करने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैं बताने वाला हूँ कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और उनके 50% अप्रॉक्स पोर्शन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि चैप्टर का हेडिंग ही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें हमें सिर्फ कुछ बेसिक आइडिया मिलेगी कि हमें आगे क्या पढ़ना है, लाइक दैट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर को हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कि कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या होता है। सेकेंड पार्ट है कि स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड टोटल इनकम। Third part is related to the some important definitions, and fourth part is the basis of charge and rate of tax. Whole basic concept chapter is divided into these 4 parts. So I will explain each and every part in detail. So let's start with part 1, that is component of income tax law. Before going to that topic, I would like to first is explain in brief what is tax and what are different types of taxes. Now, meaning of tax. Now tax is compulsory extortion of money under any law. मीन्स कि इस ये जो डेफिनेशन है ये बोलता है कि हमारा किसी लॉ के अंडर ही आकर के हम कुछ पैसा को ले सकते हैं। विदाउट एनी लॉ वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स of taxes. First, direct taxes and another is indirect taxes. Now direct tax means the tax whose burden कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जो टैक्स अगर किसी एक पर्सन पे इम्पोज हुआ है तो दैट पर्सन हैज़ टू पे द टैक्स, नॉट द एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स is one of the kind of direct tax, एंड इनकम टैक्स मेरा डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स जो है अगर किसी एक्स पर्सन पे इम्पोज हुआ है तो उसी पर्सन को ही इनकम टैक्स पे करना है, ना कि उसके बिहाफ पे बी को पे करना होगा। ओके, तो इस तरीके के जो टैक्सेस होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स दोज टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि जीएसटी में जैसे एक दुकानदार है, ठीक है, वो अपना सामान जब बेचता है तो उसको उसके ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी आता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करे। बट एक्चुअल बर्डन जो टैक्स का होता है वो बर्डन किस पे होता है? कंज्यूमर पे, जो वो गुड्स परचेज कर रहा होता है उसके अगेंस्ट में उसको दुकानदार को पैसा देना होता है। सो इन दिस केस क्या होता है कि बर्डन जो है टैक्स का वो किस पे शिफ्ट हो गया? एक्चुअल कंज्यूमर पे। सो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सो 2 टाइप्स के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे इनकम टैक्स, वो कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये एक और क्वेश्चन आता है कि ये टैक्सेस क्यों लेविड होता है। टैक्सेस लेविड होने का रीज़न ये है कि ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब क्वेश्चन उठता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को रेवेन्यू इसलिए चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज़ हम लोग को प्रोवाइड करती है, लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इसके लिए हम लोग को टैक्स लेविड होता है और हम लोग को पे करना होता है, वो चाहे तो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हो, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कि अब ये जो टैक्स है इसको मैं एक अच्छे से एक अनदर एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट को क्यों टैक्स लेवी कर रहा है हम लोग के ऊपर, इधर डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक फैमिली है, लेट सपोज कोई फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं, तो उस 4 लोग का अपना डेली का खर्च चलाना, उनका लाइवलीहुड मैनेज करना, एवरीथिंग जो बेसिक नीड्स को मेंटेन करने के लिए घर का किसी न किसी एक पर्सन को या फिर पूरे फैमिली को में से किसी 1 या 2 पर्सन है, किसी ऐसा भी हो सकता है 4 फैमिली मेम्बर है, उन्हें अर्न करना पड़ता है। तो अर्निंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइवलीहुड, to maintain the basic needs of the family member. In the same way, let's imagine कि ये जो देश है ये एक बहुत बड़ा फैमिली है, तो उस फैमिली को चलाने के लिए भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। तो वो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा? तो यहाँ गवर्नमेंट रेवेन्यू वहाँ के लोग से ही जनरेट करता है। ओके, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ओके, टैक्सेस इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि
ये जो टैक्सेस है इसका लेवी करने का पावर कहाँ पे दिया हुआ है? कहीं तो दिया हुआ होगा ना कि अथॉरिटी यहाँ टैक्स लेवी करना है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 265 में ये पावर दिया गया है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 एम्पावर करता है कि कोई भी टैक्सेस हम विदाउट लेवी नहीं कर सकते हैं, विदाउट एनी मीन्स कि एक हम लॉ अदर देन लॉ जा करके हम कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकते। जैसा हम फर्स्ट एक्सप्लेन किए थे कि टैक्स इज द कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर द लॉ, तो वही इस आर्टिकल का रेफरेंस के थ्रू मैंने वो एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में हमारा पार्लियामेंट ने एक्सक्लूसिव पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो उसके अंदर में जितने भी तुम्हारा वो मैटर्स लिखे हुए हैं लिस्ट 1 में, उसके अगेंस्ट में लॉ बना सकता है। इन द सेम लाइन स्टेट लिस्ट है वो अब तुम्हारा लिस्ट 2, जहाँ पे पार्लियामेंट ने एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपना जो भी मैटर्स हमारी इस लिस्ट में दिए हुए हैं स्टेट लिस्ट में, उसके अगेंस्ट में लॉ बना सकता है। एक लास्ट में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वहाँ पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक द लॉ ऑन द मैटर कंटेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें सिर्फ इस पॉइंट में ये याद रखना है कि पावर टू लेवी ऑफ टैक्सेस कहाँ मेंशन है। आर्टिकल 265 में एम्पावर्स करता है कि टैक्स लेवी हो सकता है जब किसी लॉ के अंडर में, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 246 में 3 लिस्ट डिफाइंड है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ये जो तीनों लिस्ट हैं उसमें स्पेसिफिकली पावर बताया गया है कि स्टेट को पावर है उस मैटर से रिलेटेड, या सेंट्रल को है, या दोनों को है। ओके, तो हम लोग का जो केस है डायरेक्ट टैक्स वो किस कहाँ कवर होगा, ये यूनियन लिस्ट में आएगा, क्योंकि इसमें इसके अगेंस्ट में लॉ बनाने का या कुछ भी चेंजेस करने का पावर एक्सक्लूसिवली गिवन किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स यहाँ किस मैटर में कवर होगा, वो यूनियन लिस्ट में। ओके, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जो हमारा 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है होल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है मेरा कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स लॉ सिंपली एक ऐसा नहीं, इनकम टैक्स एक्ट को ही हम नहीं बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एक पार्ट है मेरा इनकम टैक्स लॉ का। इनकम टैक्स लॉ को हमने फिर बाइफरकेट किया गया है अप्रॉक्स 1-2 पार्ट्स में बेसिकली 2 पार्ट्स में कवर किया गया है। फर्स्ट पार्ट मेरा बात करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। जो ये एक्ट जो है एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इफेक्टिव कब से हुआ था, ये 1 अप्रैल 1962। और इस एक्ट में हमारे कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 से लेकर के 298, और इसमें टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 1 से लेकर के 14 शेड्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे हम बोले कि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये जो एक्ट है मेरा ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, मतलब ये सारे पे एप्लीकेबल है। इफेक्टिव डेट क्या है उसको वो बताए, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं और कितने शेड्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि सेक्शंस क्या होता है, ठीक है। अब सेक्शंस जो है ना उसके अंदर में हमारा वो लॉ को डिफाइन किया गया रहता है। एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट्स है उसको डिफाइन किया गया था सेक्शन में। अब सेक्शंस का भी फर्दर हमारा बाइफर्केशन होता है, इट कैन बी इधर सब सेक्शन और क्लॉज और सब क्लॉज। अब बात करते हैं सब सेक्शन क्या होता है। जब ईच पार्ट ऑफ सेक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सब सेक्शन। जब सेक्शन का जो अगला पार्ट है अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब क्लॉज या फिर क्लॉज बोलते हैं, ओके। और सब क्लॉज क्या बोलते हैं, अगर व्हेन ईच पार्ट ऑफ क्लॉज इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो उस केस में हम उसको बोल देते हैं सब क्लॉज, ओके। तो सिंपल ये रीड करने का है, वो मैंने जो नोट्स बनाया उसमें क्लियरली लिखा है, इसको शॉर्ट करके आप वहाँ से रेफर करके रीड कर सकते हैं, ओके। अब सेक्शन के अंदर में कभी कभी क्या होता है, प्रोवाइजो होता है और एक्सप्लेनेशन होता है। प्रोवाइजो क्या होता है, प्रोवाइजो मतलब कि अगर कुछ सेक्शन के अंदर कुछ मुझे एक्सेप्शन बताना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ रहता है, वहाँ पे वर्ड होता है प्रोवाइजो, ठीक है। जब कुछ सेक्शन के अंदर किसी चीज़ को हटाना है, अगर वो जैसे सेक्शन को डिफाइन कर रहा है, लेट सपोज कोई डेफिनेशन है इनकम टैक्स के अंदर, लेट सपोज इनकम टैक्स में पर्सन का डेफिनेशन दिया है, अगर उसमें किसी को एक्सक्लूड करना होगा ना तो वहाँ पे प्रोवाइजर के थ्रू जा करके हम एक्सक्लूड करते हैं, ओके। अब एक कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन हमको इजीली अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया रहता है सेक्शन के अंदर, जिसमें हमारा एक्सप्लेनेशन में क्या रहता है, क्लैरिफिकेशन रहता है कि जो प्रोविज़न मेरा दिया हुआ है कोई सेक्शन के अंदर में, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें इसको ये जो पार्ट अभी जो एक्सप्लेन किए इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि सेक्शन का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है। जैसे हम लोग का जो एक्ट होता है उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक, एक्ट है, एक्ट के अंदर सेक्शंस होंगे और शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शंस है तो सेक्शंस के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम बताएं अभी सब सेक्शन, क्लाउज, सब क्लाउज, ठीक है, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट मेरा इनकम टैक्स एक्ट अभी क्लियर है कि एक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। मेरे साथ एक्सप्लेन सारे बच्चे एक बार रिकॉल करेंगे, ट्राई करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारा क्या क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। अब सेक्शंस को भी फर्दर बाइफरकेट करते हैं हम लोग, किस पार्ट में, सब सेक्शन, ठीक है, क्लाउज एंड सब क्लाउज। और समटाइम्स सेक्शन के अंदर हमारे क्या हो सकता है, प्रोवाइजो हो सकता है, और समटाइम्स क्या होता है उसके अंदर में एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सेक्शंस, ओके, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ विच इज फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट। तो जो फाइनेंस एक्ट होता है ये हर बजट में एक बिल पास होता है, उसको हम बोलते हैं, बजटरी सेशन में एक बिल पास होता है रिलेटेड टू फाइनेंस, उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, ठीक है। अब जो बिल मेरा पार्लियामेंट में पास होता है फाइनेंस बिल, वो फर्दर अगर दोनों हाउस से वो पास हो जाता है एंड आफ्टर द असेंट, आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम फाइनेंस एक्ट, ओके। अब बात करते हैं फाइनेंस एक्ट होता क्या है। तो फाइनेंस एक्ट जैसे वर्ड से समझ में रिलेटेड टू फाइनेंस, तो ये जो फाइनेंस एक्ट है उसमें एक हमारा शेड्यूल है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल जो फाइनेंस एक्ट का है उसमें कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड कंटेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा फाइनेंस एक्ट जो अभी जैसे बजट आने वाला है फरवरी में, तो उसमें भी जो फाइनेंस एक्ट अभी फाइनेंस बिल पास होगा, फाइनेंस बिल आएगा, उसमें भी फर्स्ट शेड्यूल हमेशा सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट के हैं वो काइंडली फोकस करें, बजट जो आएगा उसका। अब देखो, अब तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि जो फाइनेंस एक्ट होता है हमें समझ में आता होगी, हमारा बजट आया है, एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट बजट, बट इफ़ यू नो कि बजट में हमें क्या एग्जैक्टली फोकस करना है, अपने काम का क्या है और क्या हमारे एकेडमिक से मैच करता है, दैट थिंग अगर हमें समझ आता है तो उसके बाद हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और हमें और भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे बजट आएगा उसमें फाइनेंस बिल होगा, तो फाइनेंस बिल के अंदर, फाइनेंस बिल जो होता है उसमें जब निर्मला सीतारमन जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब वो स्पीच देती हैं तो उसमें इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें वो बताती है वो कहाँ मेंशन होता है, हमारा फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट के अंदर में वो मेंशन होता है आगे जा करके, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट शेड्यूल होता है उसका अब हमको जानना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे बजट में फिक्स है कि वो आने ही आने, उसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो वही होगा या फिर कुछ नया होगा तो उसी के अंदर में ही किस पार्ट में आएगा। तो 4 पार्ट ही अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंस एक्ट जो है उसका हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट शेड्यूल है वो मेरा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस एक्ट का, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 जो बात करता है, पार्ट 1 स्पेसिफाइज रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो अभी जैसे एक असेसमेंट ईयर वर्ड यूज़ की, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर वर्ड थोड़ा अभी लग रहा हो कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो मैं अभी जस्ट शॉर्ट में बताता हूँ। जो हम लोग टैक्स का जो लायबिलिटी होता है, मतलब हमें हर साल टैक्स देना है, ठीक है। तो अगर करंट फाइनेंशियल ईयर हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स होता है ना, उसका पेमेंट हम लोग जा करके नेक्स्ट ईयर में करते हैं। मीन्स कि जिस साल हम इनकम कमाए 1 अप्रैल से 31 मार्च, मेरे जैसे अभी एग्जांपल देते हैं, ऐसा भी हमारा 1 मार्च एंड होने वाला है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का ये क्या हो गया हमारे लिए, फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। तो ये साल में जो पैसा हमने अर्न किया है, इसका पे जो मेरा टैक्स बनता है वो हमें कहाँ जा कर के देना पड़ता है, वो हमारे जा कर के देना पड़ता है 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2024 के बाद देना पड़ता है, ठीक है। तो जिस ईयर में हमें टैक्स देते हैं ना, जिस ईयर में इनकम कमाए उस साल को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल में हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अभी इतना समझो, आगे जाकर के और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट का मेरे पास 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर करेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है।
मतलब जैसे अभी हम बताएं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम अर्न की है उस पर हमको टैक्स जमा करना है असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा करना है, तो टैक्स जो जमा करना होता है वो इनकम जो हम कमाए हैं उस पर जमा करना होता है। तो उसके लिए हमको कुछ रेट चाहिए होता है, किस रेट पे हम उस पर अपना जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाए असेसमेंट में जिसमें टैक्स जमा करना है वो किस रेट पे जमा करना है। तो वो रेट जो है ना वो हमारा स्पेसिफाई होता है पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट में। इतना क्लियर है? रेट कहाँ स्पेसिफाई होता है जिस रेट पे हमको टैक्स जमा करना है, वो स्पेसिफाई होता है हमारा पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। ओके, नाउ पार्ट टू स्पेसिफाइज द रेट एट विच TDS कैन बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अभी जैसे ये जो हमारा पार्ट 1 है वो मेरा रिलेटेड है किससे, रेट ऑफ टैक्स जिस पे हमको टैक्स जमा करना है। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाए थे उस पर किस रेट पे टैक्स जमा करेंगे वो रेट कहाँ स्पेसिफाई होता है, पार्ट 1 में। क्लियर है? अब पार्ट 2 बात करता है कि वो स्पेसिफाई करता है रेट ऑफ TDS, किस रेट पे TDS कटेगा ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अभी हम बताया कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हो गया। अब असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो अभी जो पार्ट 1 का हम बात बताएं, पार्ट 1 में जो रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड है वो किसके लिए है, जो मेरा इनकम अर्न किए हैं 1 अप्रैल 31 मार्च 2024 तक जो इनकम अर्न होगा उस पर टैक्स देना है हमको असेसमेंट ईयर बना करके। तो जो 1 अप्रैल 2024 से जो स्टार्ट हो रहा है वो भी तो एक फाइनेंशियल ईयर ही है ना। अगर हम इसके 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के रिलेशन में देखें तो जो मेरा अभी आने वाला 1/4/2024 से वो मेरा क्या है, असेसमेंट ईयर। बट वो इटसेल्फ खुद में भी तो एक फाइनेंशियल ईयर है ना। तो TDS एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, मतलब कि जिस साल हम जो इनकम कमाते हैं तो उस साल हमको कुछ ना कुछ अपने जो इनकम कमाए उस पर टैक्स काट करके जो जो पेयर है वो हमको टैक्स काट करके पे करता है। ठीक है, तो वो उसके लिए भी तो हमको रेट चाहिए, किस रेट पे वो TDS काटेगा। अभी इतना समझो, आगे जाकर TDS का अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब इनकम हम जो कमाएं उस पर एक रेट फिक्स होता है जिसपे हमारा जो क्या बोलते हैं इसको पेयर है, जो पेयर है वो कुछ रेट पे टैक्स काटता है और हमको बैलेंस पैसा पे कर देता है। ठीक है, तो वो जो रेट है मेरा, वो रेट कहाँ पे डिफाइन होता है, पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो ये जो पार्ट 2 है रिलेटेड टू किससे है, करेंट फाइनेंशियल ईयर से। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 स्पेसिफाई रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। ओके, अब पार्ट 3 जो बात करता है ना वो स्पेसिफिकली किसके लिए, सैलरीज वाले के लिए। तो सैलरीज का भी आगे जब इनकम फ्रॉम एक सोर्स होता है जहाँ से सैलरी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे जो इनकम कमाते हैं उस पर एक डिफरेंट वे से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो उसका भी रेट डिफाइन करता है हमारा कहाँ पे जा करके, पार्ट 3 में। ठीक है, और एडवांस टैक्स होता है उसका भी हमें समटाइम्स क्या होता है ना, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग तो हमको समझ आएगा कि गवर्नमेंट ने लॉ को कितने अच्छे से फ्रेम किया है। इनकम टैक्स लॉ इतने अच्छे से बना हुआ है कि इस वहाँ पे स्लैब डिफाइंड है कि अगर आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ लेवल से ऊपर जाता है, इन दैट केस यू हैव टू पे द एडवांस टैक्स। ओके, तो उस एडवांस टैक्स का रेट और जो किस रेट पे मेरा TDS कैलकुलेट होगा अंडर द हेड सैलरी, वो डिफाइंड है पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। अब पार्ट 4 बात करता है रूल फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे उसका रूल दिया रहता है हमारा पार्ट 4 में। ठीक है, तो सारे बच्चे अभी जो बजट आने वाला है उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है फाइनेंस एक्ट का वो अपने लिए रिलेवेंट है। ठीक है, फॉर इनकम टैक्स पर्पस वो इंपॉर्टेंट है। उसके पार्ट 1 अभी क्लियर हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये सारे को मैं अच्छे से, जब बजट आएगा तो उसको मैं सारे जो पार्ट्स हैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे आकर के अपने। ओके, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हमारे इनकम टैक्स का जो कंपोनेंट है उसमें थर्ड पार्ट जो था वो थर्ड पार्ट है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन का। तो समटाइम्स क्या होता है ना, सर्कुलर गवर्नमेंट इशू करता है और नोटिफिकेशन इशू करता है। तो सर्कुलर कौन इशू करता है, मैंने बहुत अच्छे से अपने नोट्स में लिखा है जो मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं। सर्कुलर मीन्स सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड क्लैरिफाई डाउट। तो सर्कुलर्स जो है ना वो टाइम टू टाइम हमारा CBDT इशू करता है टू क्लैरिफाई सम डाउट्स और प्रॉब्लम्स, कुछ आता है रिलेटेड टू सम
सेक्शंस या समथिंग, जो भी मेरा इनकम टैक्स रिलेटेड अगर उससे कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, डाउट्स आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर्स इशू होता है। नोटिफिकेशन क्या होना इशू करता है, नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई मेरा एक्ट है उसके अंदर का जो प्रोविज़न है वो मेरा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसको इफेक्टिव लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है ना, एक नोटिफिकेशन इशू करता है, ठीक है, तो जिससे कि मेरा जो एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न दिया है वो मेरा इफेक्टिव हो जाए किस डेट से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको एक अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेरा मतलब क्या होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड एवरीथिंग, ठीक है। जैसे देखो, अभी जैसे मैं हम बताएं कि गवर्नमेंट को अपना देश चलाने के लिए रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है, तो जो टैक्स है एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। तो टैक्स तो अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, एक ए पर्सन है, ठीक है, वो 10,000 कमाता है, बी है 20,000 कमाता है, तो जो ए है वो जो 10,000 कमाता है और जो बी है वो 20,000 कमाता है, अगर दोनों से अगर हम सेम रेट पे टैक्स लेंगे तो पैरिटी नहीं आएगा, पहला थिंग, पैरिटी दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट उसको पैरिटी मेंटेन करने के लिए जो टैक्स का जो मेरा ये जो इनकम टैक्स है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है ना वैसे वैसे मेरा टैक्स का लायबिलिटी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसको एग्रेसिव टैक्स नेचर का हम बोल सकते हैं, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टैक्स बढ़ते जाएगा, ओके। तो ये एक बेसिक चीज़ दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जो टैक्स है वो मेरा इनकम पे लगता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनकम किसको बोलते हैं, इनकम क्या होता है, व्हाट इज़ इनकम। तो फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा इनकम क्या है। तो इनकम का किसको इनकम बोलते हैं, उसका कंप्यूटेशन का प्रोसेस एवरीथिंग कहाँ दिया हुआ है हमारा, ये तुम्हारा इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है कि इनकम किसको बोलते हैं, ठीक है। और उसका मेथड क्या है, कैसे कैलकुलेट करके लाएंगे और क्या क्या चीज़ होगा जिसको हम बोलेंगे कि मेरा इनकम है, ठीक है। अब इनकम है, अब इनकम पे टैक्स लगता है, और टैक्स का रेट कहाँ से आता है, फाइनेंस एक्ट के आता है, अभी जो बताया कि फाइनेंस एक्ट में रेट डिफाइन होता है। तो फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्यूटेशन कि मेरा कितना टैक्स देना है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटेशन अभी जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि हमको जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्योंकि हमको इनकम कंप्यूट करना है, ठीक है, उसका डिफाइंड है प्रोसेस, उसी के प्रोसेस के थ्रू ही मेरा इनकम कंप्यूट होता है इन इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। और टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो टैक्स लायबिलिटी के लिए मेरे पास फाइनेंस एक्ट जो होता है हर साल आता है, वहाँ से मेरा रेट मिल जाएगा, तो इसी हिसाब से हम लोग अपना टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो रहा है, मेरा कंप्यूटेशन करना होता है हमको, क्या, इनकम टैक्स टोटल इनकम, और फिर उसके ऊपर हमको निकालना होता है टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है। अब ये जो मेरा स्टेप्स दिया हुआ है ना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स टोटल इनकम और इनकम टैक्स लायबिलिटी, उसका कुछ स्टेप्स है, उसको डिफाइंड, उसमें टोटल स्टेप्स तुम्हारे 15 स्टेप्स हैं। तो 15 स्टेप्स में हम जब 15 स्टेप्स क्रॉस करेंगे तब जाकर जो मेरा एंड रिजल्ट आएगा ना, वो मेरा क्या होगा कि इतना हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो वो 15 स्टेप्स को पूरा आगे फर्दर जो हमारे सिलेबस है CA इंटरमीडिएट का, उसमें वो जो फर्दर स्टेप्स जो दिए हैं ना 15 स्टेप्स, उसको एलोबरेट किया गया है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है इसमें सिंपल यही है कि हमको समझना है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, रफ आइडिया हमको मिल जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स सारे 15 स्टेप्स हैं, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को पता होना चाहिए कि एवरी एक्ट के अंदर ना एक चार्जिंग सेक्शन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसमें भी एक चार्जिंग सेक्शन है जो कि मेरा है सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो बात करता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स मतलब, ठीक है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स मतलब कि ये जो इनकम टैक्स का चार्ज है ना वो किस पे लगेगा और किस पे लगेगा, कितना लगेगा और कौन देने के लिए इसका लाइबल है। तो ये सारा कुछ को मेरा जो है ना सेक्शन 4 बताता है। तो मैं सेक्शन 4 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके अपने नोट्स में लिखा हूँ, जब मेरे लिंक्स में नोट्स हैं वहाँ से आप रेफर कर लेंगे, बट मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक्शन 4 में क्या लिखा है। तो एग्जैक्टली अच्छे सुनना ये वर्डिंग्स क्या है। सेक्शन 4 बात करता है चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम टैक्स विच प्रोवाइड्स फर्स्ट
फर्स्ट में क्या बोलता है, टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बोथ। जैसा हम उस टाइम पे अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थोड़ी देर पहले कि फाइनेंस एक्ट में मेरा रेट डिफाइंड होता है, ठीक है, बट कुछ रेट्स ऐसे हैं ना जो कि मेरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी डिफाइन किया हुआ है कि वहाँ पे वो ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, ठीक है। कुछ फिक्स रेट हैं, जिस फिक्स रेट है डिफाइंड है फॉर सर्टेन इनकम, जिस पे इतने रेट से टैक्स लगेगा, वो मेरा इनकम टैक्स 1961 में दिया हुआ है। और एवरी ईयर बजट में भी हमारे पास एनुअल फाइनेंस एक्ट में रेट डिफाइन होता है, ठीक है। तो टैक्स विल बी चार्ज एट रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बोथ, पहला चीज। सेकेंड, द चार्ज इज ऑन द एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। अब ये जो चार्ज है ना, ये किस पे लगेगा, एवरी पर्सन पे। तो अब पर्सन का डेफिनेशन है नीचे, बट अभी के लिए मैं पर्सन क्या मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, individual, HUF, firm, association of person, body of individual and a company and artificial juridical person। ये सेक्शन 231 में डिफाइंड है पर्सन किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट हम रीड कर रहे हैं, पहले उसका एक्सप्लेन करते हैं। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। पहला कि मैं क्या क्लियर हुआ, टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट। पहला जो पार्ट है मेरा इस चार्जेस सेक्शन वो बात करता है कि टैक्स विल बी चार्ज एट रेट स्पेसिफाइड। कहाँ स्पेसिफाइड, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ रेट स्पेसिफाइड होता है, फाइनेंस एक्ट जो एवरी ईयर आता है उसमें, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और या फिर दोनों में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कि टैक्स किस रेट पे चार्ज होगा, रेट जो मेरा स्पेसिफाइड है। दूसरा बात करता है कि ये जो चार्ज है किस पे लगेगा, चार्ज विल बी लेविड ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। थर्ड, टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट द असेसमेंट ईयर। जैसा हम स्टार्ट में बताया, जो आपको टैक्स देना होता है वो टैक्स किस पे देना होता है, जो इनकम हम अपना प्रीवियस ईयर में अर्न किए। ओके, अभी मैं वहाँ प्रीवियस ईयर वर्ड यूज़ नहीं किए थे। जैसे जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसको हम लोग इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो जो हम इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न किए हैं ना, उस पर हमको अपना असेसमेंट ईयर में आकर के टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब चौथा पार्ट बात करता है, टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट। अब देखो, ये जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें दिख रही है, मेरे को देखने को मिली। पहला टैक्स पे लगेगा, टैक्स का जो रेट है वो कहाँ डिफाइंड उसका बात करता है। दूसरा क्या बात करता है, चार्ज किस पे होगा, एवरी पर्सन पे होगा। और टैक्स इज चार्जेबल कहाँ किस पे चार्ज करेंगे, ऑन दी टोटल इनकम जो हम अर्न किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। और उसका जो मेरा टैक्स जो लेवी होगा वो एज पर द प्रोविजंस डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट होगा। तो इन शॉर्ट हम चार चीज़ को क्या बोल सकते हैं, वो क्या चाहिए चार्ज अपना इनकम टैक्स फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स के लिए हमको चार कंपोनेंट क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, टैक्स रेट चाहिए, तो रेट मेरा फाइनेंस एक्ट और वहाँ डिफाइंड है। दूसरा, किस पे लगना है, पर्सन होना चाहिए। हमको इनकम टैक्स लगने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए इंपॉर्टेंट, वो चार चीज़ें मेरे चार्जिंग सेक्शन में डिफाइंड है। पहला, रेट जो मेरा फाइनेंस एक्ट और वहाँ पे डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में। दूसरा, पर्सन होना चाहिए हम लोग। तीसरा, ये मेरा इनकम होना चाहिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कि ये जो भी मेरा कैलकुलेशन होगा वो एज पर दी प्रोविजंस गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे होगा, ठीक है। अब जब मैंने एक्सप्लेन किया, अब जब इसको मेरे नोट से एक बार रीड करोगे ना, यू विल बी इन गुड कंफर्ट ऑफ दिस टॉपिक, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो स्टेप्स बताया कि ये इनकम टैक्स में जो 15 स्टेप्स का जस्ट हम एक्सप्लेन किए कि 15 स्टेप्स में जा करके हम लोग अपना टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं, और टोटल इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, रेट। तो रेट कहाँ पे मिलता है, फाइनेंस एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। इसका मतलब थोड़ा सा मैं जो बुक्स में नोट्स में लिखा अपने नोट्स में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हूँ। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द असेसीज टोटल इनकम, सच टोटल इनकम हैज़ टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम इनकम कंप्यूट करेंगे वो असेसी जो होगा, असेसी यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर पर्सन, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, उसको हम बात करते हैं असेसी। तो असेसी के टोटल इनकम पे कंप्यूट होगा टैक्स, ठीक है। और वो रेट कहाँ पे डिफाइंड है, रेट का तो अभी बार बार रेफरेंस दे रहे क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग में
ये बैठाना है सारे बच्चे के दिमाग में कि रेट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, फाइनेंस एक्ट के लिए इससे मिलती हैं, तो मेरे पास कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अभी से तुम्हें ये क्लियर होगा ना, जो तुम्हें बजट्स आएंगे तो ऐसा लगता है ना कि बजट में ये रेट आया तो ये रेट मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन टू द वेरियस एनी इन योर फैमिली में, इन योर फैमिली इफ समबडी वांट्स टू नो कि मेरे ऊपर क्या टैक्स लगेगा। लेट सपोज कुछ रेट आया अभी तो सब बोलेगा कि अब मेरे पे क्या इतना रेट लगेगा या नहीं लगेगा, तो तुम वहाँ पे क्लियरली से बोल सकते हो कि जो फाइनेंस एक्ट है इसका एप्लीकेबिलिटी कब है, कहाँ है, कैसे है। ओके, तो इस एंगल से पढ़ोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ओके, आगे बात करते हैं स्टेप्स का। स्टेप 1, तो स्टेप 1 बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब बोलो ये सर क्या बता रहे हो, ये रेसिडेंशियल स्टेटस वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, बताते अच्छे से क्या होता है। कि जैसे इनकम टैक्स का जैसे हम बताएं कि इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन जो करने का है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, उसका ना प्रोसेस पूरा प्रोविजंस पूरा डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो मेरा ये जो स्टेप्स भी है ये भी इनकम टैक्स में ही डिफाइंड है कि इसी स्टेप्स के थ्रू हम 15 स्टेप्स में जाएंगे, तो मेरा जो 15th का स्टेप होगा वही मेरा एंड रिजल्ट होगा जो कि बताएगी हमको कितना टैक्स देना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वन क्या है, डिटर्मिनेशन रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन हैज़ टू बी डिटरमाइंड टू असर्टेन विच इनकम टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो दो चीज़ पे काम करता है। नेक्सस ऑफ मेरा नेक्सस पे डिपेंड कर, नेक्सस ऑफ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स हमको दो चीज़ चाहिए, टोटल इनकम और रेट। रेट तो फाइनेंस एक्ट ये सबसे हो गया। अब टोटल इनकम, अब समटाइम्स क्या होता है, एक बंदा है तो टोटल इनकम किसी के, जैसे लेट सपोज मिस्टर ए, लेट सपोज मेरा ही नाम ले लो मिस्टर अंकित, तो मिस्टर अंकित है तो इसका ये लेट सपोज कि इसके इनकम बहुत सारे कंट्रीज से हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इंडिया है, तो अगर मान लेते हैं हम अंकित है, ठीक है, अंकित है, मेरा इनकम इंडिया से भी होता है, यूएसए से भी होता है, और कनाडा, अफ्रीका, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो लॉ होगा वो हम क्या बोले, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया ओनली। तो बाहर का जो इनकम होगा उस पर तो मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो फिर कभी कभी क्या होता है ना, तो जैसे बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि अपना इनकम पे जो अर्न किया इंडिया पे, उस पर इंडिया में टैक्स ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं कि वो कुछ कुछ मेजर्स पे अडॉप्ट करते हैं, जिससे वो बताना चाहते हैं कि उनका इनकम इंडिया में अर्न हुआ है, लेकिन तब भी वो ऐसा प्रेजेंट कराते हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन या एनी अदर फॉर्म के थ्रू कि मेरा इंडिया में इनकम हुआ ही नहीं है, तो हम इंडिया में टैक्स क्यों दें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना लॉ बनाया, जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया है, उसमें सबसे एक पॉइंट डाला है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो कि तुम उस साल में इंडिया में क्या थे। क्योंकि इंडिया को इनकम चाहिए, अगर जो बंदा इंडिया में रहा और इंडिया में रह करके पैसा कमा रहा है, तो उस पैसा पे ही इंडियन गवर्नमेंट का हक होगा कि उसमें से थोड़ा जो परसेंटेज हमको चाहिए टैक्स के फॉर्म में, तो वहाँ से वो लेगा। ठीक है, तो ये बात होता है। तो अभी जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमको फर्स्ट डिटरमाइन करना होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि हम इंडिया में कितने टाइम तक रहे, वो डिटरमाइन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग देखते हैं कि हम क्या है, रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है। एक नया भी कॉन्सेप्ट आया है, डिम्ड रेसिडेंट, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे चल करके डिम्ड रेसिडेंट क्या होता है। अब रेसिडेंट का फर्दर बाइफर्केशन है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी ये सारे टर्म्स सुन करके डरने का जरूरत नहीं है, आगे चल करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का जस्ट मतलब बता रहा हूँ। इसमें हमको डिटरमाइन होता है कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस शो करता है कि आप कितने डेज तक, कितने नंबर ऑफ डेज तक आप इंडिया में थे। तो जितने ज़्यादा दिन आप इंडिया में रह करके पैसा कमाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको टैक्स, उतना इनकम आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर कोई एक बंदा है मिस्टर ए, वो 10 दिन के लिए इंडिया में रहता है और कोई पूरे साल भर रहता है, तो जो इंडिया में 10 दिन के लिए रहता है उसको कम टैक्स देना होगा, और जो पूरे साल भर के रहता है वो अपने पूरे इनकम पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक फंडा है, मतलब समझने का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्टेप 1 में क्या हो, डिटर्मिनेशन रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंस से क्या शो करता है कि कितने नंबर ऑफ डेज तक आप इंडिया में थे। हायर द नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया, हायर द टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू पे टू द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, नाउ कम टू स्टेप नंबर 2।
अब स्टेप नंबर 2 में क्या बात करते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकम टैक्स एक्ट जो बना है इसमें हमारा 5 सोर्स ऑफ इनकम बताए गए हैं। तो पहला स्टेप में क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किए। अब रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिए तो हमको पता चल गया कि इसका कितना कौन कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब फर्दर इनकम टैक्स में उसी को बाइफरकेट किया गया है कि वो जो मेरा इनकम हुआ किस हेड में जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स में इनकम को डिफाइन किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, income from profit and gains from business or profession, and income from capital gain, and last one is income from other sources। अगर ये चारों हेड्स में से किसी में भी मेरा इनकम सूट नहीं करता है तो हम पांचों हेड में जाते हैं। ये पांचों हेड फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और जो पांचों हेड्स हैं ना, ये पांचों हेड्स का जो इनकम है उसका कैलकुलेशन का उसमें कैलकुलेशन का तरीका उस सेक्शंस पे डिफाइंड किया हुआ है। ओके, तो वो आगे चल के मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। सेकंड वन, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। और थर्ड स्टेप बात क्या करता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। पहला एक में हम क्लासिफाई किए, अब कंप्यूटेशन करेंगे सारा कि मेरा जो इनकम है डिफरेंट पांचों हेड में कितना कितना इनकम बन रहा है। तो जो उसके जो कितना कितना इनकम बन रहा है, तो जो पांचों हेड है ना उसमें कुछ एग्जेम्पशन और रिडक्शन है इस वो हेड के अंदर ही, कि ये जो मेरा सर्टेन इनकम होगा ना इस हेड का, उस कैटेगरी का जो हम क्लासीफाई किए वो मेरा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, और कुछ पे मेरा कुछ डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जेम्पशन है और कुछ डिडक्शन, दो वर्ड है। एग्जेम्पशन मतलब हो गया कि उसको मेरा इनकम में इंक्लूड ही नहीं करना। डिडक्शन मतलब कि इनकम में इंक्लूड करो फिर जा करके उसको लेस करो। ठीक है, ये दो प्रेजेंटेशन का तरीका है, बस वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो। ठीक है, स्टेप 3 तक क्लियर हो गए। स्टेप 4, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनस चाइल्ड। अभी क्या होता है कि टैक्स बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना खुद का इनकम अपने स्पाउस या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ये जो इनकम है मेरा नहीं, मेरे स्पाउस का है या फिर मेरे बच्चे का है। इससे क्या करने की कोशिश करते हैं कि अपना टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट उस एरिया को भी छोड़ा नहीं, उसको भी इंक्लूड किया, बोला कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपका इनकम है, इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग टू योर स्पाउस, तो दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन योर हैंड, नॉट इन द हैंड ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, तो ये एक हो गया क्लबिंग का बात, ये भी आगे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। उसके बाद स्टेप 5 में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक इनकम में, एक हेड में इनकम हो रहा है तो दूसरे में लॉस हो रहा है। तो कभी कभी कुछ प्रोविज़न बनाया गया कि एक हेड का इनकम दूसरे इनकम के लॉस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हमको नेट पे ही अपना लायबिलिटी बनता है। तो उसका भी पूरा डिटेल रूल्स दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक साल में लॉस हुआ, वो लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो उस लॉस को हम आगे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एक रूल्स है, स्टेप 5 में ये भी एक्सप्लेन करूंगा। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ और लॉसेस का एक पूरा प्रॉपर प्रोविजंस, रूल्स एंड एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, इसके बाद स्टेप 6, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब पांचों हेड में आपका जो इनकम निकल गया, ये ऊपर पांचों स्टेप पास करने के बाद आपके सारे हेड्स के इनकम निकल गए। अब नेट इनकम सारे हेड्स के निकल गए। अब सारे हेड्स के नेट इनकम को आप क्लब करोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। अब आगे से इसका शॉर्टकट नाम बोलते हैं GTI, कैलकुलेट करो। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम निकल गया। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकल गया तो अभी तुम बच्चे अभी सुनते होगे तुम्हारे घर में पेरेंट्स के नाम पे कि पापा ने LIC में पैसा जमा करा है, तो LIC पे जमा कराया तो उस पर पापा को टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। तो उस समय सुन के शौक लगता है कि क्या है ये। मेरे घर पे मेरे पापा का तो LIC नहीं होता था उस टाइम पे। मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनके फादर का, मेरे अंकल का, उनका आता था कि LIC में इतना प्रीमियम जमा कर है टैक्स बचाने के लिए। तो समझ नहीं आता था क्या होता है ये। बट नाउ अभी जैसे जैसे हम पढ़ते गए चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ ये सारा कुछ ऐसा होता है। तो आप भी जैसे यहाँ पे रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है ना, जो वहाँ सुनते थे ना कि प्रीमियम पापा LIC में पैसा जमा करा रहे हैं या फिर ट्यूशन फीस दे रहे हैं उसका डिडक्शन मिलेगा, तो वो सारा चीज़ मेरा कहाँ कवर होता है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये मेरा चैप्टर 6 में दिया हुआ डिटेल में, तो वहाँ पे जाकर के एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा स्टेप 7 तक अभी क्लियर हो गया है। अब स्टेप 8, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब जो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आया था उसमें से अपना जो एक डिडक्शन जो बताया अभी, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन होता है ट्यूशन का फीस और जो भी चीज़ बताया अभी LIC का प्रीमियम, तो वो सारा कुछ को माइनस करने के बाद जो मेरा नेट रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। तो स्टार्टिंग ही मेरा कहाँ से हुआ था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब मेरा ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किस स्टेप में मिल रहा है, स्टेप नंबर 8 में। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑन टोटल इनकम।
अभी रेट्स कहाँ से आता है, फाइनेंस एक्ट से और इनकम टैक्स एक्ट से आता है। तो स्टेप 9 भी क्लियर हो गया मेरा। अब आता है स्टेप नंबर 10, वो बात करता है सरचार्ज और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट अंडर 87 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिबेट अंडर 87A क्या होता है मेरा, और सरचार्ज क्या होता है कि जो मेरा टैक्स लायबिलिटी निकला ना, रेट अप्लाई करने, रेट कहाँ अप्लाई किया, टोटल इनकम पर रेट अप्लाई किए, तो उससे जो मेरा टैक्स लायबिलिटी आया ना, उस पर कुछ हमको सेस देना पड़ता है या सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज देना पड़ता है अगर मेरा कुछ इनकम मेरा अगर कुछ थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है, तो इन दैट केस वी हैव टू पे द सरचार्ज। समटाइम्स क्या होता है कि मेरा जो टोटल इनकम आया ना, वो कुछ लिमिट के नीचे है, मतलब कि इन ऑर्डर टू गिव द प्रोटेक्शन टू द स्मॉल टैक्स पेयर, एक रिबेट का सेक्शन है 87A कि अगर आपका टोटल इनकम का जो अमाउंट है वो अगर इतने वैल्यू तक है, लेट सपोज अभी जो लिमिट चल रहा है करंट अभी इफेक्टिव है वो 5 लाख का, अगर 5 लाख तक का आपका टोटल इनकम आता है, इन दैट केस आपको ऊपर रिबेट मिलेगा 87A का। मीन्स इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। ओके, तो जो आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, जो कमिंग असेसमेंट ईयर है, वो लिमिट वहाँ पर हो चुका है मेरा 7 लाख का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से। अब जो मेरा सरचार्ज लगा, रिबेट का बात हो, उसके बाद भी जो बच के आए मेरे पास एडिशन, उसके ऊपर मेरा जो मेरा टैक्स लायबिलिटी निकला, फिर उस पर सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो मिलेगा, या फिर रिबेट मिला तो फिर वहाँ तक मेरा क्लोज। अगर सरचार्ज मिलता है तो सरचार्ज ऐड करके आगे बढ़ेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक हेड ही बना कर रखा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो आप टोटल टैक्स लायबिलिटी पे करोगे ना, उसका एक पोर्सन, जो टैक्स लायबिलिटी का जो मेरा एक पोर्शन होगा ना, वो पोर्शन मेरा हेल्थ और एजुकेशन के नाम पे चला जाएगा। तो उसका हेड रखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आता अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये भी एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको इतना तो कम से कम देना ही देना है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब स्टेप नंबर 13 में आता है एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स अंडर अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC और पे द टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो अब स्टेप 13 में हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमको टैक्स लायबिलिटी पे करना है, अब वहाँ तक तो सारा कैलकुलेशन सेम आएगा। अब हमको चेक करना है कि क्या हम अपना जो टैक्स पे करना चाह रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में पे करना चाह रहे हैं, जो कि सेक्शन 115 BSC में डिफाइंड है, या फिर अपना ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट हो गया। स्टेप 14 एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड सोर्स। अगर कुछ मेरा एडवांस में, जैसा एडवांस टैक्स बताए थे कि ये मेरा उसी साल पे ही कट देना पड़ता है, जिस साल मेरा फाइनेंशियल ईयर पे जो हम इनकम कमाते हैं या प्रीवियस ईयर में, वो इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है। लेकिन अभी जब एक्सप्लेन करते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स में कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाया ना, सब इनकम जो है उस पर मेरा टैक्स ऑलरेडी कट गया होता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TCS के फॉर्म में। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, जो ये तो मेरा ऑलरेडी पे किया हुआ गवर्नमेंट के पास, तो अभी जो मेरा नेट कैलकुलेशन आएगा उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई मेरा एडवांस टैक्स तो पे नहीं था, कोई मेरा टैक्स तो नहीं, TDS तो नहीं कटा हुआ था, कुछ मेरा TCS तो नहीं था, तो ये सारा हम वहाँ से माइनस करेंगे। उसके बाद भी अगर माइनस करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है, दैट केस दैट अमाउंट वी हैव टू पे। अगर सम केस में क्या होता है कि मेरा जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन हम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो जो ज़्यादा कर चुके हैं और मेरा कम आ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो मेरे को रिफंड हो जाएगा। ओके, तो ये 15 स्टेप्स हैं जिसको मैंने थोड़ा ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे तो मैं ये 15 स्टेप्स को इन एवरी वीडियो ट्राई टू रिकॉल, कि बच्चे आपके दिमाग में बैठ जाए 15 स्टेप्स, तो कि आप मिस्टेक ना करो। आपके दिमाग में पूरा एक्ट, ये 15 स्टेप्स जैसे आपको मेमोराइज हो जाएंगे ना, तो पूरा आपको एक्ट आपके दिमाग में इतने काइंड ऑफ बैठ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो टैक्स कंप्यूट हो गया, टैक्स लायबिलिटी टैक्स पे कर दिए, तो यहाँ तक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुआ। एक स्टेप और आता है जिसको बोलता है रिटर्न ऑफ इनकम। हमको जो मेरा टैक्स लायबिलिटी आया उसको पे किए, तो अब इसी चीज़ को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है इन फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो रिटर्न ऑफ इनकम हो कब फाइल करते हैं, इन एवरी असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। ये भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। एवरी रिटर्न के जितने भी फॉर्म्स हैं, टोटल फॉर्म 7 हैं, 1 से लेकर के 7 तक के, वो सारे फॉर्म्स में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एक जो थर्ड पार्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट में, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ हैं, तो जैसे हम बार बार बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सारे डेफिनेशंस कुछ दिए हुए हैं हमारे एक्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, तो जहाँ से हम कुछ डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं भी। ठीक है, तो अब जो है ना,
कभी कभी क्या होता है कि एक्ट के अंदर कोई टर्म्स मेरा डिफाइंड होता है, कभी कभी वो टर्म्स मेरे एक्ट में डिफाइंड नहीं होता है। अगर वो टर्म्स मेरा एक्ट में डिफाइंड है तो हम अपना एक्ट को रेफ़र करेंगे। अगर वो टर्म्स मेरा एक्ट में डिफाइंड नहीं है तो हम कहाँ से उसका डेफिनेशन लेकर आएंगे, जनरल क्लॉज एक्ट तक रेफरेंस लेंगे। एक मेरा एक्ट है जनरल क्लॉज एक्ट, वहाँ से उसका क्या लिटरल मीनिंग होगा उसको हम यहाँ पे लेकर के अपने लॉ को समझेंगे। हमको डेफिनेशन का यूज़ क्यों आता है, क्योंकि हमको लॉ को पढ़ने के लिए, क्योंकि लॉ में बहुत सारे टर्म्स दिए रहते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जिसको समझना इज़ नॉट सो ईजी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कि जो एक्ट बनाते हैं वहाँ पे हमें अपना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब उस एक्ट को पढ़ते समय आपके दिमाग में वो टर्म का क्या मतलब होगा वो मेरे एक्ट में प्रॉपरली दिया रहता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, अससी, जो हम एक बार जिक्र भी क्यों, अससी कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, अससी क्या होता है। तो एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में मेरा अससी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अससी का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, क्या मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। अससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट. It includes every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable, or loss sustained by him or any other person, or amount of refund. तो assessee means क्या होता है, पर्सन। ऐसे इसको assessee का डेफिनेशन हम ऐसे याद करेंगे, assessee means a person by whom any tax or any sum of money is payable under this act. Assessee मतलब any person by whom tax is payable under this by whom means assessee means any person by whom tax is payable by whom any tax or any sum is payable under this act. अगर इस एक्ट में अगर वो कुछ भी पैसा पे कर रहा है इस एक्ट के अंदर आकर के, तो उसको हम assessee बोलेंगे। इसके अंदर क्या किसको किसको वो कवर किया गया है, पहला किसको कवर किया गया है, हर वो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर चल रहा है, either proceeding has been taking place against the person for assessment of his income, और वो उसके लिए नहीं चल रहा, उसके ऊपर नहीं चल रहा है, बट किसी और के कारण उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, ठीक है। तो वो पर्सन को भी अपना यहाँ पे अससी बोलेंगे। या फिर वो लॉस सस्टेन किया है, लॉस वो उसको खुद लॉस हुआ है किसी इनकम का, मतलब किसी पांचों हेड में से किसी में उसको लॉस हुआ है, या फिर किसी और के लॉस के कारण वो उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, या फिर कोई रिफंड है जिसके लिए वो एलिजिबल है, तो इस दैट केस उसको हम क्या बोलेंगे, अससी बोलेंगे, ठीक है। अससी मीन्स पहला हम किसको बोले, इट इन अससी मीन्स कोई पर्सन जो लायबल है टैक्स पेबल करने के लिए अंडर दिस एक्ट, टैक्स पे करने के लिए कोई भी सम पेबल करने के लिए इस एक्ट में लायबल है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, हमारा अससी बोलेंगे। इसमें कुछ कैटेगरी के लोग को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया, इसको तो बोलेंगे ही बोलेंगे ऐसा करके। उसमें पहले कैटेगरी के क्या पर्सन है, कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है। वो प्रोसीडिंग किसी से रिलेटेड भी हो सकता है, आइदर रिलेटेड टू रिफंड हो सकता है, जैसा हम बताया, आइदर रिलेटेड टू रिफंड हो सकता है प्रोसीडिंग, या फिर लॉस हो सकता है, रिलेटेड टू लॉस आइदर सस्टेन्ड बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है। या फिर रिलेटेड टू हो सकता है, रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन इनकम के कारण हो सकता है। चौथा, आइदर रिलेटेड टू प्रोसीडिंग रिलेटेड टू हिज इनकम, खुद का इनकम किसी और का इनकम भी हो। सिंपल अब बताते हैं इसको, पहला मेरे को अब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है इस पॉइंट पे, कि अससी मीन्स क्या। अससी मतलब पहला पर्सन, अससी मीन्स कि कोई भी पर्सन जो लायबल है टैक्स पेबल करने के लिए कोई भी सम इस एक्ट के अंदर, उसको हम अससी बोलेंगे। लेकिन कुछ कैटेगरी लोग स्पेसिफिक इंक्लूड किया है। पहला कैटेगरी किसको बोला है, कोई भी पर्सन अगर उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, इधर अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रहा है इन रिलेशन टू एनीथिंग, लाइक रिलेटेड टू रिफंड रिलेटेड हो, या फिर खुद रिलेटेड टू हिज इनकम, या रिलेटेड टू इनकम ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। या फिर एक क्या है कि लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और एनी अदर पर्सन। ये चारों केस के अंदर में अगर उसका प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो मेरा अससी है। दूसरा कैटेगरी का पर्सन, एवरी पर्सन हु डीम टू बी अससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी प्रोविजन के कारण, प्रोविजन जो दिया एक्ट के अंदर, उसके कारण वो अससी बन रहा है, तो उसको भी हम बोलेंगे क्या, अससी बोलेंगे, ठीक है। या फिर एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी अससी इन डिफॉल्ट। अगर किसी को, अगर एक्ट के अंदर कोई मेरा पर्सन जो है ना, वो अगर अससी इन डिफॉल्ट बनता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अससी बोलेंगे। तो अससी के ये डेफिनेशन है। इसको और गोइंग फॉरवर्ड जैसे नीड पड़ेगा, जहाँ पे अससी टर्म आएगा, अगर आपको नहीं समझिएगा तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक स्टार्ट करने के लिए ब्रीफ एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अससी क्या होता है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ। सिंपल,
कि आपको टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असेसमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, जो कि आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब पर्सन का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 31, जो बात करता है पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, मतलब हम और आप, जैसे इंडिविजुअल हम हो गए। एच होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको बोल देंगे HUF। फॉर्म बोलते हैं जैसे पार्टनरशिप फॉर्म। AB एसोसिएट्स, जहाँ पे आप आर्टिकल से स्टार्ट करने का सोच रहे हो, करोगे आफ्टर क्वालिफाइंग यूएससी इंटरमीडिएट। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स कि अगर बहुत सारे लोग, जैसे कि एक हम है इंडिविजुअल, एक हम भी पर्सन है, या कोई कंपनी है, अगर हम दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करना चाहें ना, उसको हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। या फिर एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम और जैसे मिस्टर अंकित हम हुए, या फिर मिस्टर एक्स कोई और सेकंड पर्सन, दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, या फिर कंपनी जैसे हम जानते हैं A लिमिटेड, B लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत सारे कंपनीज जो भी हो। लोकल अथॉरिटी, आपके एरिया का लोकल अथॉरिटी हो गया, जैसे हो गया आपका लोकल अथॉरिटी में, इसमें हम कुछ लोकल अथॉरिटी मीन्स कि आपके एरिया का लोकल अथॉरिटी को बोल पकड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसमें आपके आ जाएंगे जैसे बॉम्बे, क्या बोल सकते हैं इसको, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या फिर झारखंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अपने अपने एरिया का म्यूनसिपालिटी, ये सबको हम कवर करेंगे। या फिर लोकल अथॉरिटी मीन्स कि लोकल का जैसे म्यूनसिपालिटी बना, ठीक है, या फिर ये लोकल अथॉरिटी हो गया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो गया। फिर डिफरेंस बिटवीन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन पर्सन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि पर्सन तो हम भी हैं, कंपनी भी है, तो अगर हम लोग दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करेंगे बिजनेस, उसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन हम इंडिविजुअल मिस्टर अंकित और मिस्टर ए या फिर मिस्टर बी कोई पर्सन, अगर दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करें तो उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। मीन्स कि जब इंडिविजुअल मिलकर कुछ स्टार्ट करें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन मिलकर स्टार्ट करें तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियोस में मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। अब आपके लिए क्या, सारे बच्चों के लिए क्या टास्क रहेगा कि जो मैं नोट्स अभी अपने वीडियो के लिंक में शेयर करता हूँ, आप जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, अपना नोट्स, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज मॉड्यूल, ठीक है, वो मॉड्यूल का भी लिंक मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। आप साथ साथ मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये इसको एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, फिर मॉड्यूल से का एक बार गो थ्रू ऊपर से देख लो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं नहीं, तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा तरीका, ऐसे ही जैसे तरीके से भी बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक वो हो जाएगा। फिर एक वीकेंड पे क्या करेंगे, एक जूम पे मीटिंग करेंगे, वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज understood the concept very well. In case of any doubt or doubt in any point, you may give your comment over this video. I will happy to address that, and also I will be available on my mobile number anytime. You can text me that sir this is my doubt and everything. I will guide you how to do the revision and everything. सो थैंक यू दैट मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट पार्ट B मिलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।